हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर चुके थे और साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी भी जानकारी हमें मिल चुकी थी। हमने साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट हाइलोप्लाज्म और सेकंड ट्रोफोप्लाज्म। और आज हम हाइलोप्लाज्म कल कंप्लीट पढ़ चुके थे। ट्रोफोप्लाज्म के बारे में भी, ट्रोफोप्लाज्म को फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इसमें नंबर 1 द सेल इंक्लूजन्स एंड नंबर 2 द सेल ऑर्गेनल्स। सेल इंक्लूजन्स के बारे में कल हम बात कर चुके थे। आज हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स में भी सबसे फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल के लिए और एनिमल सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी की बात हमें करनी है। सेल के अंदर एनर्जी का मेन सोर्स जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए पूरी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है। आज उसी के बारे में डिटेल स्टडी हमें करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट कॉलिकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, यानी सबसे पहले इन्होंने देखा था। और इसको इन्होंने सिर्फ देखा था, बाकी और जानकारी इनके पास नहीं थी, और जानकारी ये नहीं दे पाए थे। इसको एज ए सेल ऑर्गेनल जो एस्टेब्लिश किया था वो एंटोमैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था, और इसको जो नेम दिया था इन्होंने बायोप्लास्ट नेम दिया था, जो कि ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। बाद में बायोप्लास्ट नेम जो है फिनिश हो गया, तो ये एंटोमैन ने जो है इसको जो है एज ए सेल ऑर्गेनल जो है एस्टेब्लिश किया। इसके बारे में नेक्स्ट अपन बात करते हैं। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो जो कॉइन की गई थी सी बेंडा के थ्रू की गई थी। सी बेंडा ने जो है इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। अब बात करते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इसके फंक्शन के बारे में जानकारी मिली थी, या इसके फंक्शन के बारे में जो बताया था वो सिक्विड साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है और सेल को टोटल जितनी भी एनर्जी जो मिलती है वो सारी एनर्जी जो है इसी से मिलती है। नंबर की बात करें तो 1000 to 1600 नॉर्मली सभी सेल के अंदर होते हैं। अप्रोक्सी होते हैं 800 भी हो सकते हैं और 1800 तक भी ये जा सकते हैं, तो रेंज इनकी वेरी करती है। बट इसी के आसपास इसी रेंज के अंदर ये चलते हैं ज़्यादातर के अंदर। बट कुछ है जैसे क्लोरेला एल्गी जो होती है उसके अंदर ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसको बहुत कम सेल की बहुत कम एनर्जी की नीड होती है, इस वजह से बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होते हैं। एक और इसका जो है अमीबा काउस 2 नेम है। अमीबा काउस अमीबा की वैरायटी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं अमीबा काउस के अंदर। सोच लीजिए आप, बहुत तो माइटोकॉन्ड्रिया 1 से लेके 5 लाख तक हो सकते हैं, इतना वेरिएशन इनके अंदर आता है। दैट इज द जनरल थिंग्स अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। देन हम बात करेंगे अब इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, दोनों मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इसको आप लिख देंगे आउटर मेम्ब्रेन ये, और इसको लिख देंगे आप इनर मेम्ब्रेन शॉर्ट में। ये जो इन दोनों के बीच में जो ये जगह है, ब्लैंक खाली जगह स्पेस है, इसको अपन कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से इसको हम जानते हैं। आउटर मेम्ब्रेन नॉर्मल मेम्ब्रेन की तरह होती है जो इसको कवरिंग बनाने का काम करती है, बट इनर मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है और फोल्ड होकर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। तो फोल्डेड और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन इसके अंदर करती है और ये इस तरह से राउंड शेप में होकर जो है इसकी स्पेशल स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, उसके बाद कैसे इंपॉर्टेंट होती है उसके बाद हम आगे करेंगे। तो ये इस तरह से राउंड शेप में इसके चारों तरफ होती है। अब हम इसके अंदर बात कर रहे हैं। अब ये जो इसकी स्ट्रक्चर है या माइटोकॉन्ड्रिया जो है कंप्लीट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो आउटर वाला जो फोल्डेड है जिसके अंदर फोल्डेड वाला पार्ट है उसको क्रिस्टी कहा जाता है, और जो अंदर वाला जो पार्ट है क्रिस्टी के अंदर वाला उसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये वाला क्रिस्टी कहा जाता है, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो 2 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है। दोनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हम मैट्रिक्स के बारे में पहले हम क्रिस्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टी क्या होती है? क्रिस्टी जो है 2 मेम्ब्रेन जो होती है उनसे मिलकर बनी होती है, और इन जो एवरी मेम्ब्रेन है उसकी जो थिकनेस होती है वही 75 एंगस्ट्रॉम नॉर्मल मेम्ब्रेन के आसपास ही होती है, और यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम यहाँ पर पड़े होते हैं। एक स्पेशल चीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो इनर मेम्ब्रेन पर जो है आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। कुछ स्टार्टलेस पार्टिकल्स यहाँ पर जो है दिखाई देते हैं इस जगह पे बाहर की तरफ। तो पार्सन साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था इसको, इस वजह से इसको सब यूनिट ऑफ पार्सन के नाम से जाना जाता है। विदाउट स्टाक्ड स्ट्रक्चर इसकी जो है आउटर सरफेस के ऊपर होती है, कुछ जगहों पे, कंप्लीटली पूरी सरफेस पे नहीं होती है, केवल कुछ जगहों पर होती है। इनर वाली मेम्ब्रेन जो है वो क्रिस्टी होती है और फोल्डिंग होती है, और यहाँ पर बहुत सारे जो है पार्टिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और इन पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम के नाम से हम जानते हैं। ये वाले पार्टिकल्स इस पूरी मेम्ब्रेन पे लगे रहते हैं। मैंने केवल इतनी सी जगह पे बनाया, बट ये पूरी मेम्ब्रेन पे स्टाक्ड पार्टिकल्स होते हैं। ऑक्सीसोम इनको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम जो है रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एटीपी सिंथेसिस में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये 2 पार्ट में ये ऑक्सीसोम को जूम करके यहाँ दिखाया गया है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ये F0 पार्ट और ये F1 पार्ट होता है। इसके अंदर से हाइड्रोजन पंपिंग होती है, और हाइड्रोजन पंपिंग होने से एटीपेज एक्टिविटी इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है, यानी एटीपी का बनना स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है। तो ये एटीपी प्लस फॉस्फेट मिलकर एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ करते हैं। तो एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑक्सीसोम के थ्रू ही होता है। इसलिए ऑक्सीसोम बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि एनर्जी बनाने में बहुत बड़ा रोल इसका होता है। हाइड्रोजन पंपिंग की वजह से जो है यहाँ पर एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी मैट्रिक्स की, क्रिस्टी की। अब हम इस बात करेंगे मैट्रिक्स। अंदर वाला जो हिस्सा है वो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा इसके अंदर ये खुद का डीएनए होता है। एक सेल का डीएनए, सेल का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर पाया जाता है, डीएनए खुद का होता है, और खुद के डीएनए होने की वजह से ये अपने कई फंक्शन को खुद से कंट्रोल करती है। आपको पता है कि सेल का सारा कंट्रोल न्यूक्लियस करता है। क्यों करता है न्यूक्लियस? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, और वो डीएनए के थ्रू
पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। और वही डीएनए यहाँ पर भी। अब यहाँ पर होने की वजह से ये कुछ जो है कुछ एक्टिविटीज को खुद कंट्रोल ये करता है, और कुछ एक्टिविटीज को खुद कंट्रोल करने की वजह से ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। यानी कुछ तो ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ जो है ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इस डीएनए होने की वजह से इसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है इसको। ऑटोनोमस जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है कि अपने आप को कंट्रोल करने वाला। सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी जो आधा तो खुद से कंट्रोल होता है और आधा बाहर के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक खुद के राइबोसोम भी होते हैं। तो राइबोसोम और डीएनए होना ये अपने आप में जो है सेमी ऑटोनोमस जो कंडीशन है उसको अप्लाई करता है, क्योंकि ये खुद की प्रोटीन बना सकता है। प्रोटीन सारी एंजाइमेटिक होती है। और इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे आरएनए डीएनए वगैरह होते हैं। बेसिकली जो मेन जो फंक्शन होता है इसका क्रेब्स साइकिल यहाँ पर चलता है। अब क्रेब्स साइकिल क्या होता है ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल किस तरह से चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो रेस्पिरेशन की जो केमिकल रिएक्शन है वो इसी के अंदर कंप्लीट होती है। जो रेस्पिरेशन होता है वो इसी के अंदर कंप्लीट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए। क्रेब्स साइकिल इसके अंदर चलता है, और ईटीएस जो है वो इस क्रिस्टी के ऊपर चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्रिस्टी के अंदर ईटीएस चलता है, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स के अंदर चलता है, और एक और होता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस, वो जो है साइटोप्लाज्म में चलता है। उसका माइटोकॉन्ड्रिया से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रेस्पिरेशन की फाइनल रिएक्शन जो होती है वो इसी के अंदर होती है।